नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजेंद्र देव और आज मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान है। आज मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और कानून और संविधान के जानकार रमाकांत गौड़ साहब। गौड़ साहब, बहुत स्वागत है आपका। लोकसभा में वक्त अमेंडमेंट बिल जो है, जो आखिरी पिछले साल जो है 2024 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था, उस पर अभी चर्चा चल रही है। एक चीज बताइए सर, आज मैं लोकसभा में डिबेट को देख रहा था तो रविशंकर प्रसाद साहब बोल रहे थे सत्ता पक्ष की तरफ से, और वो बड़े वरिष्ठ एमपी हैं। मुझे लगता है कि वो भारत के कानून मंत्री भी रहे हैं किसी समय पर। तो अच्छा, एक प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं, उनको कानून की अच्छी समझ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रामलला का केस लड़ते भी हमने उनको देखा समझा है। वो एक अपनी तकरीर के दौरान ये बात कह गए कि जो तरीका चलता आ रहा था इस वक्त बोर्ड के प्रॉपर्टी हासिल करने का, एक्वायर करने का, और ऐसे ही आगे बढ़ता रहता तो ये एक दिन ये भी कह सकते थे कि पूरा हिंदुस्तान वक्फ का है। अब गौर साहब, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, इसलिए पूछ रहा हूं आपको कि ये तर्क देने वाले रविशंकर प्रसाद तो हाईएस्ट लेवल पर है। ये सबसे बड़ी पंचायत में उन्होंने बात कही है, लेकिन ये तर्क मैं सोशल मीडिया पर बहुत समय से पढ़ रहा हूं। जब से ये चर्चा शुरू हुई है वक्त की, तब से कुछ विद्वान, कुछ ओपिनियन मेकर्स, कुछ ओपिनियन लीडर्स ये बात बड़ी प्रमुखता से, बड़ी मुखरता से कहते हैं कि ऐसे तो पूरा हिंदुस्तान वक्फ का हो जाएगा, और ये मान लेते हैं। इस पर सर आपका कहना क्या है टेक्निकली? सर बात यह है कि वो एक वकील है, वो एक दूसरी बात है, कानून समझते हैं वो एक दूसरी बात है। पर वो वहां जहां बोल रहे थे वो भाजपा के नेता के हैसियत से बोल रहे थे। जी जी जी। तो जब जब किसी मर्डरर की वकालत कर रहा होता है कोई वकील, तो एक दूसरे तरीके से बात करता है। जब सरकार की तरफ से बात करता है तो सरकार की तरफ से बात करता है। तो एक वकील का नजरिया एक अलग होता है, एक राजनेता का नजरिया अलग होता है। तो अपने अपने नजरिया है। पर यह सही नहीं है कि हर बार किसी का भी नजरिया वो ठीक हो। रविशंकर प्रसाद जी ने जो कहा वो उनका अपना एक नजरिया है। पर भारत कल भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। बहुत सारे मुसलमान नेताओं ने कहा इस्लाम खतरे में है, क्योंकि उनकी तो रोटियां उस पर सिकती हैं। बहुत सारे हिंदू नेताओं ने कहा हिंदुत्व खतरे में है। तो खतरे में हिंदुत्व है या इस्लाम है या नहीं है, उससे कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। उनकी वोट बैंक सही सलामत है। उनका उनका मुख्य मुद्दा वही है। बहुत बहुत हाँ। खेद के साथ ये कहता हूं मैं कि अगर अंग्रेजों ने यह कहा कि फूट डालो नी राज करो, तो वो राजनीति मैकियावेली ने भी वही की। और राजनीति का अगर हम पुराना इतिहास देखें, मतलब कृष्ण ने देखें महाभारत में भी यही किया। सो राजनीति का तो मतलब यही है कि एक खतरे में है और दूसरा कहेगा मैं बचाऊंगा। सो धर्मो रक्षते रक्षत है। और जो व्यक्ति जैसे कह रहा होता है वो अपने धर्म को वैसे ही प्रतिपादित करता है। रविशंकर जी ने भी यही कहा। मैं उनकी बात से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता। ठीक है, मतलब आप जो है ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको आप रिजेक्ट करते हैं। मैंने टेक्निकली समझना चाहा था, आपने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सर, अब चूंकि वकालत की बात हो रही है, न्याय की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है, तो पिछले दिनों एक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। घटना जस्टिस यशवंत वर्मा से संबंधित थी, लीगल फ्रेटर्निटी से संबंधित है, और घटना इस देश के आम आदमी के विश्वास से संबंधित है, जो कि न्यायपालिका में उसका है, खासकर जो हायर जुडिशरी है उसमें उसका है। एक जज के घर में आग लगती है, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वहां से कैश मिला, कुछ रिपोर्ट्स इसको डिनाई भी करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आ जाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश इस पर कार्रवाई करते हैं, कोलिजियम बैठता है, डिसाइड किया जाता है कि दिल्ली हाईकोर्ट के उस जज को हम इलाहाबाद हाईकोर्ट तुरंत भेजेंगे और उनको किसी भी न्यायिक कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा। ये कोई सामान्य बात नहीं है सर। इसका बड़ा भयंकर हमने देखा है, विरोध भी होता है। बार के लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसका विरोध करते हैं, और पूरे देश में जनमानस चर्चा ये करता है कि
जुडिशरी के भीतर भयंकर भ्रष्टाचार है। चर्चा ये होती है सर, लोअर कोर्ट से लगाए देश की एपेक्स कोर्ट के वकीलों में, लॉ ऑफिसर्स में और आम आदमी में, कि न्याय बिकता है और न्याय को खरीदने वाला चाहिए। अगर आपकी हैसियत न्याय खरीद लेने की है तो आपको न्याय मिल सकता है, लेकिन अगर आपकी हैसियत इतनी नहीं है तो आप न्याय से वंचित रह जाएंगे। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सर, न्याय बड़ा सब्जेक्टिव सा सब्जेक्ट है। मैं आपके प्रश्न में दो बातें जरूर कहना चाहूंगा। पहले हम यशवंत वर्मा जी की बात करते हैं और उसके बाद हम पूरी न्यायपालिका पर आते हैं। तो आपने कहा कि वहां नोट मिले या नहीं मिले, इस पर भी पक्ष प्रतिपक्ष है। देखिए, ये संदेह समाप्त हो जाता है जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है और उसमें उन जले हुए नोटों के फोटोग्राफ्स देता है। तो ऐसा नहीं है कि नोट नहीं थे। कहां से आए, कैसे आए, कौन उसका मालिकाना हक रखता था, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। हालांकि मेरा बहुत इत्तेफाक नहीं है उस कमेटी से कि उन्होंने अपने विवेकपूर्ण निर्णय में कमेटी जरूर बनाई है, पर मेरा एक ये मानना है कि न्यायाधीश निर्णय करने में पारंगत होते हैं, विवेचना करने में नहीं। तो वो पैसा कहां से आया, उनको उस पैसे के नंबर के नोट के नंबर से लेकर सीसीटीवी का जो विवेचन है, या जो कहा गया कि आप मोबाइल डेटा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मोबाइल डेटा का विवेचन है, और बहुत सारे लोग अगर इसमें कहीं करप्शन इन्वॉल्व रहा होगा उसका विवेचन करना चाहेंगे, तो 3 जजों की कमेटी मुझे लगता है कि विवेचना नहीं कर पाएगी। पर जब मैंने ये बात कही तो इसका दूसरा पहलू ये भी है कि वो देश के बहुत बड़े बड़े निर्णय लेते हैं। लाइक राम जन्मभूमि का निर्णय था, बहुत बड़ा निर्णय था, या बहुत बड़े निर्णय हर रोज लेते हैं। वो विवेचना स्वयं करें या किसी से कराएं या किसी एजेंसी को इंटरनली गाइड करके कराएं, ये उनका विवेक है और हमें उनके विवेक पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। बात, क्योंकि अगर हम देखें कि जस्टिस दिनाकरन का मामला हो या बहुत बहुत सारे जजेस के मामले देखे जाएं तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे और हाईकोर्ट जज जैसे शमित मुखर्जी अरेस्ट भी हुए, दिल्ली हाईकोर्ट में ही जज थे, उन्हें अरेस्ट भी किया गया। तो आरोप भी लगते हैं और सच भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सच नहीं होते। उन पुराने नामों में न्यायपालिका ने उन्हें उन जजों को बचाने का प्रयास नहीं किया। पर न्याय कभी भी पूर्णतया निष्पक्ष हो ऐसा प्रयास किया जा सकता है, पूरा सिस्टम साफ हो, ऐसा बिल्कुल परफेक्ट हो ऐसा नहीं होता। तो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो इस सिस्टम में नहीं सर, कुछ ना कुछ लोग की बात तो मैं मान लेता हूं आपकी। इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। कई लोग तो यह भी दावा करते हैं कि ईश्वर भी परफेक्ट नहीं है, वो ऐसा भी दावा है विचारकों का। मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं कि कुछ है न्यायपालिका में, ये कुछ है या व्यापक है? मैं उसी प्रश्न पर आ रहा था कि देखिए, हर रोज करप्शन देखने को मिलता है। कहां? आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, साइड से कोई ना कोई स्टाफ आपको रिश्वत देता मिल जाएगा। ये बड़ा कड़वा सच है। क्यों नजरअंदाज होता है? ये न्यायपालिका का मसला है, वो अपना अपना घर स्वयं साफ करे। पर मैं 28 साल का अपना अनुभव बता रहा हूं राजेंद्र जी। मुझे कभी किसी जज ने ये नहीं कहा कि भाई आपके पक्ष में फैसला देंगे इसलिए पैसा दे दो। आज तक कभी नहीं हुआ। तो अगर मेरे साथ नहीं हुआ
तो मैं ये मानता हूं कि पूर्णतया सिस्टम खराब है ऐसा तो नहीं है। और बड़े जटिल मुकदमों में मैं वकालत की है, बड़े हाई स्टेक मैटर्स में वकालत करता हूं, और मुझे कभी किसी की तरफ से कोई ऑफर नहीं आया। हाल फिलहाल में एक मसला मेरे संज्ञान में आया जिसमें मैंने स्वयं ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कंप्लेंट की। दिल्ली की एक अदालत में उस मुकदमे को ट्रांसफर कराया, और उन जज साहब के यहां से वो मुकदमा ट्रांसफर हो गया जहां ये संदिग्धता आ रही थी कि यहां कुछ गड़बड़ हो सकती है या हुई है या हो रही है, तो वहां से मुकदमा ट्रांसफर हो गया। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे कि मुझे किसी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होना पड़ा। तो अगर आप साफ हैं, वही बात है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आप साफ हैं, आपको सब कुछ साफ भी दिखेगा। आपके नजर में खोट है तो खोट ज्यादा दिखेगा। तो वो एक सर परिप्रेक्ष्य है जिसको हमें। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से सर, निश्चित रूप से। लेकिन सर ये भी सच है कि कठौती में जो पानी है वो गंदा भी हो सकता है, भले आपकी नजर उसमें लाख सफाई ढूंढ रही हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जहां पे भ्रष्टाचार देखने का प्रयास कर रहे हैं वहां पे सब अच्छा हो। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फैक्ट जो है वो आपके व्यू पॉइंट से अलग भी हो सकता है। आपने कहा आपको 28 वर्षों में कुछ देखने को नहीं मिला ऐसा, लेकिन मैं ऐसे अनेकों लोगों को जानता हूं सर जो सार्वजनिक रूप से, चाहे वो वकील हो, चाहे वो मुद्दई हो, चाहे वो आम लोग हो, वो कहते हैं कि कोर्ट्स में दलाली है, कोर्ट्स में भ्रष्टाचार है, और इसका कोई निदान, कोई अंत उनको नहीं दिखता। करोड़ों केसेस पेंडिंग है, न्याय खरीदा जाता है, न्याय बेचा जाता है, और इसका सबसे बड़ा सफरर आम और गरीब आदमी है सर। देखिए, आप जो कह रहे हैं मैं उससे ना इत्तेफाकी नहीं रखता, क्योंकि पहला प्रश्न अगर कोई नया क्लाइंट आता है तो ये पूछता है आप जज साहब को जानते हैं। उसकी उसकी एक्सपेक्टेशन यही होती है। तब उसे बताया जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, न्याय नहीं बिकता, और अगर आप उस प्रैक्टिस में नहीं जाएंगे तो भी इस देश में न्याय है, सिस्टम एग्जिस्ट करता है। देखिए, सिस्टम पूरी तरह से खराब नहीं हुआ है, कोई भी सिस्टम पूरी तरह से खराब नहीं हुआ। वो बेशक पुलिस का हो। देखिए, हमें अगर कहीं भी समस्या आती है तो पहला नंबर हम 100 नंबर घुमाते हैं। हम इस बात की भी कंप्लेंट करते हैं कि ट्रैफिक हवलदार ने हमसे पैसा लिया या किसी से पैसा लिया, पर दिल्ली में बताइए ना, कौन सा ट्रैफिक हवलदार आपको रोक के पैसे मांगता है? अब गलती कर रहे हो तो पैसा अगर किसी ने लिया तो लिया। इत्तेफाक की बात है कि वो आपसे पैसा तब तक कुछ नहीं, कोई नहीं मांगेगा जब तक आप सही हैं। तो अगर अपने आप को सही रख के चलेगा व्यक्ति, तो मुझे नहीं लगता कि भ्रष्टाचार के जंजाल में फंसने की जरूरत है। बट अगर कोई किसी न्यायिक मुकदमे में फंस गया, यस, यहां डिले भी हैं, यहाँ बहुत सारे मुकदमे भी लंबित हैं, बट उस सबके बावजूद न्याय मिलता है, और सिस्टम अपनी जगह एग्जिस्ट करता है। सिस्टम के कुछ पुर्जे अगर खराब भी हो तो आप परफेक्शन तो कहीं नहीं है। आपने कहा कि भगवान ने भी भगवान के न्याय में भी कहीं ना कहीं विसंगतियां मिलती हैं। महाभारत देखें तो बहुत सारी मिलेंगी। उन्होंने तो जब कहा मामुस्मर युद्धस्व च, तो उसके उसके बाद कहा कि अब भीष्म का वध कैसे किया, द्रोण का वध कैसे किया, कर्ण का वध कैसे किया, दुर्योधन का वध कैसे किया। तो ये सब देखें तो 64 कलाओं के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने किया। तो अगर भगवान श्री कृष्ण का न्याय वो था, तो फिर न्याय कभी कभी, बट आप देखिए, जहां ये हम बात कहते हैं तो वहीं भारत का सर्वोच्च न्यायालय बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ खुल के आया, और हर बार कहा कि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम कंटेम्प्ट में आपको लेंगे। कहीं भी मानवाधिकार की बात आती है, भारत का के उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने मानवाधिकारों की रक्षा की है। अगर जहां कुछ उदाहरण कभी कभी सुनने को मिल जाते हैं, जैसे अभी हम यशवंत वर्मा जी की बात कर रहे थे, तो यशवंत वर्मा जी के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि हम उनको वहां ट्रांसफर कर रहे हैं, बट उनसे न्यायिक कार्य लिया जाएगा वो अब नहीं है।
वो दिल्ली हाईकोर्ट में जब तक थे तब तक की बात थी। अब ये उसमें कहीं कोलिजियम ने नहीं कहा कि उनसे उन्हें न्यायिक कार्य ना दिया जाए, और इलाहाबाद कोर्ट के विद्वान अधिवक्ताओं ने भी अपनी हड़ताल वापस ले ली है। उन्होंने भी कहा कि हम माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो कमेटी है उसकी जांच के उपरांत ही अपना इस बारे में निर्णय करेंगे। सर ठीक है, लेकिन आपने जो उदाहरण दिया वो सारी कहानी है। आपने अपनी बात की शुरुआत में, अभी उत्तर की शुरुआत में जो बात कही वो सारी कहानी है कि क्या आप जज साहब को जानते हैं, ये क्लाइंट ने आपसे पूछा और कई लोग पूछते हैं। इसका मतलब ये कि वह व्यक्ति जो आपके पास न्याय की आशा में आता है, संभवतः आपके बारे में जानता भी हो, आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके कंडक्ट के बारे में, फिर भी वो आपसे ये बात पूछता है कि क्या आप जज साहब को जानते। इससे यह पता चलता है कि जो व्यक्ति न्याय की तलाश में भटक रहा है दर दर, या जिसको न्याय चाहिए, वो किस प्रकार से न्याय की अपेक्षा रखता है। उसको ये आशंका है कि यहां पर सुराख निकलता है जो उसे वहां तक लेके जाता है जहां पर वो पहुंचना चाहता है। एक बात सर। दूसरी बात, एक वकील साहब को मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है देश में, और इनका जो चुनाव होता है, इनका जो निपटारा होता है, वो इस आधार पर होता है कि जो इसके वादी या प्रतिवादी है वो कितना इंटरेस्टेड है और जज साहब इसमें कितना इंटरेस्टेड है, वरना वो केस चला जा रहा है वर्षों से। ये दोनों बातें दरअसल एक दूसरे के बहुत करीब है सर। आप भी समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो मैं पूछना चाह रहा हूं। सर जब सिस्टम ठीक है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ओवरऑल है, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती है लेकिन सिस्टम चल रहा है, मैं सर मानना चाहता हूं, लेकिन ये सब देखने के बाद मानने में मुझे दिक्कत है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से अगर हम बात करें तो जैसे आपने कहा ना कि जज साहब कितने इंटरेस्टेड हैं, उससे कहीं ज्यादा बात यह आती है कि ये जो पूरी प्रणाली है, इस प्रणाली में वकील कितना इंटरेस्ट लेके असिस्ट कर रहे हैं, कितना वो जो सिस्टम है, सपोज हम किसी क्रिमिनल केस की बात करें, लाइक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आजकल बड़ा चर्चा में है, उसी की बात करते हैं, तो कोर्ट ने, बेशक वो केजरीवाल का मसला हो, विपक्षी दल के नेता थे, सत्येंद्र जैन का मसला हो, या बहुत सारे और मसले, कोर्ट ने हर बार प्रोएक्टिव होके इन क्रिमिनल केसेस में बेल का रिलीफ दिया। और मैं एक उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश की बात कहता हूं, उन्होंने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट को बेल कोर्ट बना रहे हो, हमको ये छोटे छोटे मुकदमे झेलने पड़ते हैं, रोज करने पड़ते हैं, इसको तो आप वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल दे दो। रादर चंद्रचूड़ साहब ने भी ये बात कई बार कही। तो जहां मानवाधिकारों की बात आती है, जहां बेल की बात आती है, जहां क्रिमिनल अपील्स की बात आती है, वहां कोर्ट ज्यादा सजग है, वहां शायद नंबर भी जल्दी आता है, लोगों की बात जल्दी सुनी जाती है। जहां पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस की बात आती है, कोर्ट उनको तरजीह देता है। जहां मेरे और आपके बीच में अगर कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा है, वो कोर्ट के लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं। भूषण स्टील, जब हम करप्शन की बात करते हैं, भूषण स्टील एक बहुत बड़ा नाम रहा, कई हजार करोड़ रुपए का बैंक लोन्स का इश्यू रहा, वो इतने सालों तक जेल में क्यों रहे? या इतने बड़े बड़े टैक्स इवेडर्स, बहुत सारे नोएडा के आप बिल्डर्स देखें जिनसे होम बायर्स प्रताड़ित हैं, अधिकांश बिल्डर जेल गए और उनको कई कई साल जेल में रहना पड़ा। क्या पैसा नहीं खर्च कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, पर देश के न्यायालयों ने उनको कोई रिलीफ नहीं दिया। तो देश का न्याय प्रणाली जो है करप्ट है, पूर्णतया करप्ट है, ऐसी बात कोई न स्वप्न में भी नहीं सोची जा सकती। कहीं कोई एका दुक्का कहीं अगर कोई इशू रहा हो तो पता नहीं, बट हाँ, पूर्णतया करप्ट नहीं है, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूं। अच्छी बात है सर, ईश्वर करे ऐसा ही हो जैसे कि आप कह रहे हैं। लेकिन अभी आपने बीच में एक महत्वपूर्ण बात कही और मुझे लगता है इसको ये बड़ा क्रुशियल क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि आपने कहा कि मेरे और आपके बीच में कोई जमीन का झगड़ा है, ये कोर्ट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जहां पे मासेस प्रभावित होते हैं, जहां पर बड़ी मात्रा में जनहित प्रभावित होता है, कोर्ट एक्ट करता है, स्विफ्टली एक्ट करता है और
अगर जरूरत पड़ती है तो दंड देता है। ठीक है सर, मैं मान गया, आपके उदाहरण भी ठीक थे सर। लेकिन दो लोगों के बीच में प्रॉपर्टी का विवाद इस देश में कई बार बड़े भयंकर वॉयलेंस का कारण बनता है। हमने देखा अनेकों बार उसमें हत्याएं हुई हैं, हिंसक हमले हुए हैं, परिवार के परिवार साफ हो गए। पूरे भारत में ऐसा हुआ है। और जो सबसे पॉपुलस लैंड है उत्तर प्रदेश और बिहार, इसमें तो बहुत ज्यादा होता है प्रॉपर्टी का विवाद। इसके बाद भी केसेस खींच रहे हैं। पुलिस के पास आप केसेस को लेके जाइए, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, तो वहां पे पुलिस कहती है कि भाई ये तो लेखपाल का मामला है, ये तो एसडीएम का मामला है, हम इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे। कोर्ट कुछ करती नहीं, पुलिस कुछ करती नहीं, मामला पेंडिंग रहता है और अंततः इसमें वायलेंस होता है, हिंसा होती है, और हो सकता है दोनों पक्षों को या किसी एक पक्ष को भयंकर नुकसान होता है। ये क्या ठीक है? ये ठीक तो बिल्कुल भी नहीं, पर उसमें हमें ये देखना होगा। अब यहां न्याय प्रणाली में कई कमियां जो हैं, मैं आपको, ये आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। पहली चीज ये है कि क्या दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कहने के लिए तैयारी के साथ कोर्ट पहुंचते हैं? आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाइए साहब, वहां आपको यही मिलेगा कि साहब आज हड़ताल है, आज फला वजह से फला वकील साहब नहीं आए, या फला ऑफिसर नहीं आया, या फला जज साहब नहीं आए, या फला टाइपिस्ट नहीं आया, इस बात पे भी छुट्टी हो गई, मुकदमे में तारीख लग गई। छुट्टी हो गई मीने मुकदमे में तारीख लग गई। तो ये हमारी इंटेग्रिटी का इशू है। जब तक इसमें लगे सारे अंग अपनी बात नहीं समझेंगे, जैसे मुझे एक बहुत पुराना वाकया याद आ गया कि एक बड़े बुजुर्गवार मेरे पास आए, बोले साहब ये नोएडा में मेरी जमीन का मुकदमा है और मैं पिछले 5 साल से परेशान हूं और ये मुकदमा चल रहा है। राजेंद्र जी, मैंने उस मुकदमे में वो कागज पढ़े और मैंने तुरंत चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट को एक चिट्ठी लिखी कि साहब देखिए ये हो रहा है इन मुकदमों में, और ये मुकदमा जो कि एक दिन नहीं चल सकता था कानून के हिसाब से, ये पिछले 5 साल से पड़ा है, और जो यही वाले जज साहब हैं ये 28 तारीखें लगा चुके हैं। एक 82 वर्षीय व्यक्ति को न्याय क्यों ना मिले? राजेंद्र जी, उस चिट्ठी का असर ये हुआ, उसकी एक कॉपी मैंने डिस्ट्रिक्ट जज को भेजी, उस चिट्ठी का असर ये हुआ कि अगले 1.5 महीने में वो मुकदमा खारिज हुआ, और खारिज होके उस दूसरी पार्टी पे एक पेनल्टी भी लगाई जज साहब ने, और वो बुजुर्गवार स्वतंत्र फील कर रहे थे। तो सिस्टम में काम करने वाले अगर लोग हैं तो यहां न्याय मिलता है, पूर्णतया अन्याय नहीं है। हाँ, यहां बात वही आती है, जैसे हम कहते हैं कि भाई किसी अच्छे वकील या किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, ये एक बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य है, क्योंकि हम लीगल एजुकेशन जो है हमारी, वो बड़ी खराब अवस्था, बड़ी दयनीय अवस्था में है। जो जो गली मोहल्लों में लोग कॉलेज खोल के और डिग्री बांट रहे हैं, चाहे वो एमबीए की हो चाहे लॉ की हो, वहां थोड़ा सा फिर दिक्कत आता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नीचे आता है, और उस अगर वो क्वालिटी नहीं है तो फिर मुद्दई को भी बहुत नुकसान होता है। एक बहुत और बहुत महत्वपूर्ण विषय है राजेंद्र जी, जो हम बात कर रहे थे न्यायिक न्यायालयों की। तो भारत सरकार ने, इनफैक्ट ये एक ऐसा विषय है जो पूरा एक शो का बहुत लंबा समय ले सकता है। भारत सरकार ने कई हजार करोड़ रुपए खर्च करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। उस इंफ्रास्ट्रक्चर में एक पार्ट ये भी है कि हर अदालत में कंप्यूटर्स लगा दिए, और आप विजुअली, आप डिजिटल माध्यम से कोर्ट में पेश हो और आपको न्याय मिलेगा। तो उससे मुद्दई की, वकीलों की, कोर्ट की बहुत सारी समस्याएं समाप्त होती थी। बट कोविड के बाद हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली की अदालतें छोड़ दें, कुछ और अदालतें छोड़ दें, वो सिस्टम बंद पड़े हैं और वो कंप्यूटर ऐसे हो गए हैं अदालतों में रखे रखे,
जिसे पता नहीं ये कहां से ये कोई बाबा आदम के जमाने की कोई मशीन पड़ी है। वो मिसयूज हो रहा है जो न्यायालयों में, वो शायद त्वरित न्याय का की वजह बन सकता था। जैसे हम और आप अपने अपने दफ्तर में बैठ के ये शो कर पा रहे हैं, मैं बहुत सारी अदालतों में पेश होता हूं डिजिटल माध्यम से, बट जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहां बहुत बुरा हाल है। हाई कोर्ट्स ने तो अब जस्टिस चंद्रचूड़ के बहुत परसुएशन के बाद शुरू किया था, कुछ ट्राइब्यूनल्स में भी ये शुरू हुआ है, जिससे बहुत खर्चा बच सकता था, वकीलों का, मुद्दई का समय बहुत बच सकता था। वो दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि उपयोग नहीं हो रहा है इसलिए दुरुपयोग हो रहा है। ये एक ऐसा स्वाभाविक। मुद्दा है जहां भारत सरकार को भी काम करना चाहिए, और माननीय मुख्य न्यायाधीश को भी इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए कि इस बारे में कोई कार्यवाही करें, ताकि जो सिस्टम एग्जिस्टेंस में है उनका उपयोग हो सके। अच्छा सर, ये सब अगर हो जाएगा तो आपको लगता है जो करोड़ों केसेस पेंडिंग है इनमें कुछ आ, अगर देखिए, अगर हम पूरे न्यायाधीश दे दें, अगर हम पूरा सिस्टम प्रॉपरली बना दें, और अगर लीगल एजुकेशन हम अपनी ठीक कर लें, तो केस पेंडिंग नहीं रहेंगे। केस ठीक। की पेंडेंसी का सबसे बड़ा ब्लॉकेड है न्यायाधीशों की कमी, हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, और उससे बड़ा है कि हम कोर्ट को प्रॉपरली असिस्ट नहीं करते। अब जब कोर्ट को प्रॉपरली असिस्ट नहीं करेंगे, मुझे अपनी बात कहनी है, अगर मैंने चार चार वाक्यों में कह दी और जज साहब को लगा ये सही कह रहा है, तो जज साहब तुरंत निर्णय लेंगे। अब वही हम्म। बात बहुत खराब तरीके से लिखी हो और खराब तरीके से जी। पेश कर दी जाए, तो जज साहब कहेंगे समझ में नहीं आया, तारीख लगा लो भाई। तो हर अगर पार्टी को तारीख ही लगवानी है तो एक दूसरी बात है, बट अगर आप चाहें काम करना है तो काम होता है। थैंक यू सो मच सर, आपने प्रकाश डाला इन दो बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर, और मुझे उम्मीद है कि जो ये चर्चा देखेंगे उनका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा, चाहे वो वक्फ के बारे में हो, अमेंडमेंट के बारे में हो, या देश में कुल मिलाकर जो न्याय की स्थिति है उसके बारे में। धन्यवाद राजेंद्र जी, आपका अतिशय धन्यवाद।